Okay, so hello and good evening everyone. My name is Anshul and today I'll be teaching you the very first chapter of class 9 CBSE literature book from Beehive, that is The Fun They Had. Now this is a very interesting story written by the writer Isaac Asimov. Now before we begin with the chapter, it's very important for all of us to understand about the writer because every writer has their own unique way of telling a story and writing a story. So this person, Isaac Asimov, he was from Russia but later on he moved to America and became a writer there. He was also a former professor of biochemistry at Boston University. He was considered as one of the big three science fiction writers, and several entities have been named in his honor, including the asteroid 5020, a crater on Mars, a Brooklyn elementary school, and the very famous Honda's humanoid robot Asimo, ASIMO. So this was a little brief about the writer. Now let's move with the chapter. Okay, so let's begin the chapter. आप देख सकते हैं कि यहाँ एक डायरी है, इस पे 17 में 2157 लिखा है. ये किसने लिखा है? ये मार्जी ने लिखा है क्योंकि आज का दिन उसे याद रहने वाला था. बेसिकली यहाँ टू कैरेक्टर्स है, मार्जी एंड टॉमी. दोनों दोस्त थे. टॉमी आज मार्जी के घर आया था एक बुक लेके. अब आप ऐसे समझिए ईयर क्या है 2157. उस ज़माने में कोई बुक्स नहीं थी, सब ऑनलाइन शिफ्ट हो गया था. टेली बुक्स थी, काफ़ी नई टेक्नोलॉजी थी, उन लोग के लिए बुक एक काफ़ी नई चीज़ थी. तो ये टॉमी आज मार्जी के घर ये बुक लेके आया था और जब ये बुक लाता है तो उन लोगों में काफ़ी उत्सुकता होती है कि आखिर ये चीज़ है क्या. तो मार्जी के जो ग्रैंडफादर थे, मार्जी बताती है कि जो उनके ग्रैंडफादर थे जब वो छोटे बच्चे थे तो उनके ग्रैंडफादर के ज़माने में प्रिंटेड बुक्स होती थी. तो ये लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे कि ये कैसी बुक है कि हम लोग पढ़ते हैं, हमें खुद पेजेस टर्न करने पड़ते हैं, वर्ड्स मूव नहीं कर रहे हैं, हमें सब कुछ खुद ही करना पड़ रहा है, मतलब कि वर्ड्स एक जगह है. ईयर क्या है 2157. तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई थी कि उन्हें रीड भी नहीं करना पड़ता था, उनको सामने कोई समझाने वाला होता था या तो वर्ड्स अपने आप मूव करते थे. बट यहाँ ऐसा नहीं है. तो इन्होंने बताया कि जब इनके दादाजी के ज़माने में बुक्स होती थी, सो व्हेन दे वर टर्निंग द पेजेस वर येलो एंड क्रिंकली. बाय द टर्म क्रिंकली वी मीन दैट इट हैज़ मेनी फोल्ड्स और लाइन्स. मतलब कि आप कोई भी पुरानी बुक लेते हैं, इट इज़ येलोइश इन कलर, इट हैज़ मेनी फोल्ड्स एंड लाइन्स, दैट मीन्स इट इज़ क्रिंकली. सो पहला पैराग्राफ आपका यही थोड़ा सा बताता है, एक ब्रीफ देता है कि आगे होने क्या वाला है. तो बस पहले पैराग्राफ में इतना ही सब था कि आज ये बुक लेके माँ जी के घर आता है. ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैरा, दैट इज सेकंड पैरा. इस पैराग्राफ में ये होता है कि टॉमी ही वाज नॉट एक्चुअली वेरी हैप्पी विद द कॉन्सेप्ट ऑफ अ बुक. उसके हिसाब से बुक होती क्या थी? बुक आप लीजिए, पढ़िए और फिर अगर ख़त्म हो गए तो फिर उसको रख के फेंक दीजिए. बट उसको ये नहीं पता था कि पुराने ज़माने में लोग बुक्स फेंका नहीं करते थे, बुक्स पढ़ते थे, रखते थे या तो किसी ज़रूरतमंद को दे देते थे. बहुत कम ही लोग होते थे जो बुक्स फेंका करते थे. टॉमी ही वॉज वेरी हैप्पी विद द टेली बुक्स दैट वर देयर इन द ईयर 2157. उसने ये कहा कि टेली बुक्स पे आप मिलियन बुक्स रख सकते हैं और उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं और आप उसे फेंकते भी नहीं है. तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि उसका विश्वास टेली बुक्स पे ज़्यादा था और ट्रेडिशनल बुक्स की तरफ कम था. और इस बात पे माजी ने भी सहमति दी. माजी की उम्र 11 थी और टॉमी की 13 थी. तो ये बहुत स्वाभाविक है कि टॉमी ने उससे ज़्यादा टेली बुक्स पढ़ी होगी. और इसके बाद फिर माजी पूछती है टॉमी से कि तुम्हें ये बुक आखिर मिली कहाँ से? तो उसने कहा इन माई हाउस. एंड ही वॉज रीडिंग अ बुक एंड ही पॉइंटेड टूवर्ड्स द एटिक. नाउ बाय द टर्म एटिक वी मीन एन एरिया जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज अ स्टोर रूम. एटिक वो जगह होती है जो रूफ के नीचे होती है और उसे स्टोर रूम की तरह यूज़ किया जाता है. तो इस पैराग्राफ में यही बताया जाता है कि उन लोग का विश्वास टेली बुक्स की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा था. और फिर वो पूछती है माजी टॉमी से कि ये बुक आखिर किस चीज़ के ऊपर है? तो वो कहता है कि ये स्कूल के ऊपर है. सो दिस इज हाउ आवर सेकंड पैरा एंड्स. Okay, so now in the third paragraph, here it is written that Maji was scornful upon hearing about school. And by the term scornful, we mean that something that has no value or worthless. तो मागी का ये कह रहा था कि स्कूल जैसी चीज़ आखिर होती क्यों है, इससे क्या फ़ायदा होता है. तो उसको काफ़ी गुस्सा आ रहा था. और गुस्सा क्यों आ रहा था मैं आपको बताता हूँ. क्योंकि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जो मैकेनिकल टीचर थे, अब देखिए मैं मैकेनिकल टीचर के बारे में बताता हूँ. जो ईयर है 2157, इसमें मैकेनिकल टीचर का मतलब होता है एक रोबोट, एक एआई टीचर. उन लोग के घर में एक स्क्रीन थी, उसके अंदर ही वो मैकेनिकल टीचर पढ़ाते थे. तो वो जो मैकेनिकल टीचर थे वो माजी को ज्योग्राफी पे टेस्ट दे रहे थे. काफ़ी ढेर सारे टेस्ट दिए और हर टेस्ट में माजी का नंबर बहुत ख़राब आया था. तो इसको देखते हुए माजी की मम्मी, जिनका नाम मिसेस जोन्स है, उन्होंने एक काउंटी इंस्पेक्टर को बुला लिया. अब देखिए काउंटी का मतलब होता है जिला. तो बेसिकली इस स्टोरी में काउंटी इंस्पेक्टर का काम ये होता है कि वो घर जाते हैं और उस स्क्रीन को ठीक करते हैं. मतलब कि देखते हैं कि क्या उसमें मतलब उस प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ी है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है. तो बेसिकली मिसेस जोन्स ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुला लिया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि इतने टेस्ट देने के बावजूद भी नंबर नहीं इंक्रीज़ कर रहे हैं
और इनका परफॉर्मेंस इतना ख़राब हो रहा है। तो बेसिकली थर्ड पैराग्राफ में आपका यही सब है कि मार्जी को स्कूल के नाम से बड़ी गुस्सा आती थी। Okay, so this is the fourth paragraph. Now here we'll describe something about the county inspector. So he was a round little man with a red face and he was carrying a whole box of tools with dials and wires. एक बड़ा सा बॉक्स लाया था, उसमें डायल्स वायर्स भी थे। डायल्स का मतलब अगर नहीं पता तो उसका मतलब नॉब होता है, जैसे गैस स्टोव में नॉब होता है तो वो नॉब होता है। तो वो आता है और वो माजी को एक एप्पल दे देता है, एप्पल देता है और फिर उसके बाद अपनी वही स्क्रीन ठीक करने चला जाता है। इसी बीच माजी प्रे कर रही होती है कि प्लीज़ वो स्क्रीन ना ठीक हो, क्योंकि उसे मैकेनिकल टीचर से नहीं पढ़ने का मन था। वो जाती थी, वो पढ़ाते थे, क्वेश्चंस पूछते थे, काफ़ी मोनोटोनस उसे ये लाइफ लगने लगी थी। इस वजह से वो चाह रही थी कि वो स्क्रीन ठीक ना हो। और सबसे जो पार्ट कहते नहीं कि जो पार्ट उसको सबसे ज़्यादा ख़राब लगता था वो था कि स्लॉट में उसे होमवर्क पुट करना होता था। और स्लॉट में ऐसा भी नहीं कि आप जैसे आज की लैंग्वेज में आप लिख दें या तो आप टाइप करके दे दें, नहीं, उसको उसके लिए एक स्पेशल पंच कोड डेवलप किया गया था। याद रखिए ईयर 2157 है, इसलिए एक पंच कोड डेवलप किया गया था जो कि उसको 6 साल की उम्र में सिखा दिया गया था। इस वजह से उसे और ये सब काम बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था, इसीलिए वो कहीं ना कहीं चाह रही थी कि ये जो स्क्रीन है ये ठीक ना हो, और स्क्रीन ठीक ना हो और मतलब कि थोड़ा सा टाइम लग जाए ताकि उसको उस मैकेनिकल टीचर के पास नहीं जाना पड़े। और एक बात उसे और ख़राब लगती थी कि जब वो अपना होमवर्क सबमिट करती थी तो ऐसा नहीं कि 1-2 दिन बाद रिजल्ट आता था, नहीं, होमवर्क सबमिट करती थी आउट ऑफ नोवेयर इन सेकेंड्स तुरंत रिजल्ट आ जाता था। तो ये सब भी कहीं ना कहीं उसको अच्छा नहीं लगता था। तो इस पैराग्राफ में यही डिस्क्रिप्शन है कि काउंटी इंस्पेक्टर आते हैं और माजी थोड़ा सा प्रे करती है, प्रे इन द सेंस कि वो चाहती है कि वो स्क्रीन ना ठीक हो। ओके, सो नाउ वी आर हियर इन द फिफ्थ पैराग्राफ, हियर द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। मतलब जो काउंटी इंस्पेक्टर थे उन्होंने वो स्क्रीन ठीक कर दी। वो आते हैं, स्माइल करते हैं, माजी का सर जो है पैट करते हैं, तो सिर थपथपाते हैं। और मिसेस जोन्स मतलब कि माजी की मम्मी से कहते हैं कि देखिए चिंता की कोई बात नहीं है। एक्चुअली दिक्कत क्या थी मशीन में कि माजी का लेवल एक 10-11 साल के बच्चे की तरह था और जो क्वेश्चंस थे वो इस लेवल के आ रहे थे, तो उन्होंने वो ठीक कर दिया। अब जो क्वेश्चंस है वो एक 10 साल के बच्चे के हिसाब से ही आएंगे और इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, मतलब कि काफ़ी संतोषजनक है उनका परफॉर्मेंस, उसको लेके कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये सब तो हो गया, बट माजी तब भी डिसअपॉइंट थी। वो कहीं ना कहीं चाह रही थी कि वो स्क्रीन बनती ही नहीं, क्योंकि असल में हुआ ऐसा था कि जो टॉमी था उसके साथ भी एक बार ऐसी दिक्कत हुई थी। उसके हिस्ट्री सेक्टर में कुछ दिक्कत आ गई थी जिसकी वजह से 1 महीने के लिए वो मैकेनिकल टीचर नहीं आए थे। तो कहीं ना कहीं माजी ये चाह रही थी कि उसके साथ भी ऐसा होता और कुछ टाइम के लिए टीचर ना आते। तो इस वजह से वो दुखी थी। और फिर उसके बाद वो पूछती है टॉमी से कि आखिर कोई स्कूल के बारे में क्यों बुक लिखेगा। अब देखिए हम लोग फिर वापस उसी तरफ चलते जहाँ पे टॉमी एक बुक लेके आया था। अब हम लोग फिर उस बुक ही की तरफ आ रहे हैं कि वो पूछती है कि आखिर कोई स्कूल के ऊपर बुक क्यों लिखेगा। तो 5th पैराग्राफ में ये सब था। तो हम लोग 6th पैराग्राफ की तरफ आ गए। मैंने बताया था कि इससे पहले माजी पूछते हैं कि आखिर कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। तो टॉमी इस वक्त उसकी तरफ बड़ी सुपीरियर आइज से देखता है, मतलब काफ़ी घमंड भरी आंखों से, और कहता है क्योंकि ये हमारे ज़माने के स्कूल नहीं, मतलब कि इस तरह इस ज़माने के स्कूल नहीं है, 100 साल पहले उससे भी पहले के स्कूल है। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो, मतलब लॉफ्टली मतलब होता है इन अ वेरी सुपीरियर वे, काफ़ी घमंड भरी तरीके से उसने कहा सेंचुरीज अगो, मतलब सदियों पहले। इस तरह से बात करने में माजी को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, बट फिर भी वो कहती है कि वहाँ पे टीचर होता था। तो वो कहता है हाँ टीचर तो होते थे, बट वो कोई रेगुलर टीचर नहीं होता था। मतलब कि रेगुलर टीचर से आप ये समझे कि ये ईयर ये है, इस समय तो उनके पास मैकेनिकल टीचर है, उस समय एक इंसान टीचर होता था। वो बताया माजी को कि उस समय एक इंसान टीचर होता था, वो बच्चों को पढ़ाते थे, होमवर्क देते थे, डिस्कशंस करते थे। तो इस पैराग्राफ में बेसिकली यही होता है कि वो एक डिस्क्राइब करते हैं कि स्कूल में आखिर होता क्या था। तो हम लोग हैं 7वें पैराग्राफ में। इससे पहले मैंने बताया था कि टॉमी बताता है कि एक पुराने ज़माने में एक मैन एक टीचर होता था। तो इसमें माजी कहती है कि अ मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ। तो टॉमी डिसएग्री करता है उससे। वो कहता है नहीं, मेरे पिताजी को भी उतना ही आता है जितना टीचर को आता है, और इस बात में मैं तुमसे बेट लगा सकता हूँ। तो माजी फिर थोड़ा सा मतलब कि दुखी हो जाती है, बट वो चाहती नहीं थी वो किसी डिस्प्यूट में पड़े, कोई डिबेट करे उससे। तो उसने कहा, उसने कुछ नहीं बोला। उसने फिर बोला कि फिर भी मैं नहीं चाहती कोई अजनबी मेरे घर आके मुझे पढ़ाए। तो इतने में टॉमी खूब कस के हंसने लगता है और कहता है कि कोई किसी के घर नहीं जाता था, एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी, वहाँ बच्चे जाते थे, टीचर्स वहीं पढ़ाते थे, उन्हें पढ़ाते थे, होमवर्क देते थे, डिस्कशंस करते थे। तो माजी पूछते हैं कि सब बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते थे। तो टॉमी कहता है हाँ, अगर सब एक ही उम्र के हो तो ये 8वें पैराग्राफ पे हम लोग आते हैं। इसमें मार्जी कहती है कि उनकी मम्मी मिसेस जोन्स कहती थी कि
a teacher has to adapt to the mind of every boy and girl he or she teaches because every kid had to be taught differently. इसका मतलब होता है कि एक टीचर को अपना दिमागी स्तर एक बच्चे के दिमागी स्तर के हिसाब से रखना पड़ता है, क्योंकि हर बच्चे की समझने की शक्ति अलग होती है। और इसी बात पे टॉमी ने कहा कि हाँ, उस समय ऐसा ही होता था, अभी की तरह नहीं। तो फिर टॉमी मार्जी से कहता है कि अगर तुम्हें नहीं पढ़नी बुक तो कोई बात नहीं, नहीं पढ़ते हैं। तो मार्जी कहती है नहीं नहीं, मुझे पढ़नी है बुक। तो इतने में मिसेस जोन्स आती हैं और मार्जी से कहती है कि चलो बेटा, अब स्कूल जाने का टाइम हो रहा है। तो मार्जी कहती है कि नहीं नहीं मम्मी, मुझे स्कूल नहीं जाना है। तो मार्जी की मम्मी कहती है कि नहीं, तुम्हें चलना पड़ेगा। तो फिर वो चली जाती है स्कूल के लिए। और मार्जी ने टॉमी से भी कहा कि बेटा, अब शायद समय हो रहा है, तुम्हें भी जाना चाहिए। और मार्जी का मन अभी भी था कि उसे बुक और पढ़ने, तो उसने टॉमी से पूछा कि क्या स्कूल के बाद हम लोग ये बुक पढ़ सकते हैं। ओके, सो नाउ वी आर इन द 9th पैराग्राफ। इससे पहले मार्जी टॉमी से पूछती है कि हम लोग बुक स्कूल के बाद साथ में पढ़ सकते हैं। तो इसमें वो रिप्लाई करता है मे बी। ही सेड इट इन अ वेरी नॉन कैरेंटली वे, मतलब कि इन अ वेरी केयरलेस वे, नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट। कहता है कि मे बी, शायद। और फिर उसके बाद ही टक द बुक बीनीथ हिज आर्म एंड वेंट अवे विस्लिंग, मतलब कि बुक अपने आर्म्स के नीचे रखता है और सीटी बजाते हुए चला जाता है। और इसके बाद मार्जी जो रहती है वो जाती है अपने क्लासरूम में, जो कि उसके बेडरूम के जस्ट बगल में होती है। वहाँ पे स्क्रीन के अंदर मैकेनिकल टीचर उनका वेट कर रहे होते हैं। वो हफ्ते में 5 दिन क्लास होती थी एक्सेप्ट फॉर सैटरडेज एंड संडेज। और उनकी मम्मी मिसेस जोन्स कहती थी कि लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, मतलब कि रोज़ उसी टाइम पे पढ़ने से अच्छे से और ज़्यादा मतलब कि ठीक तरीके से याद रहता है। इसलिए वो जाती है, वहाँ पे बैठती है। मैकेनिकल टीचर मतलब कि स्क्रीन लेट अप हो जाती है और जो मैकेनिकल टीचर अंदर रहते हैं वो कहते हैं कि टुडेज़ अरिथमेटिक लेसन्स इज़ ऑन द एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, बट बिफोर दैट प्लीज़ सबमिट यस्टरडेज होमवर्क। तो उसको जो चीज़ अच्छी नहीं लगती है होमवर्क सबमिट करना, वो अरिथमेटिक के जो टीचर, उनके मैकेनिकल टीचर रहते हैं, वो उनसे मांगते हैं कि आप अपना होमवर्क सबमिट करिए। तो इस पैराग्राफ में ये सब डिस्क्राइब हुआ है। ओके, सो दिस इज़ द लास्ट पैराग्राफ, 10th पैराग्राफ। इसमें मार्जी सबमिट्स होमवर्क विद अ साई, मतलब कि जो मैकेनिकल टीचर होमवर्क मांग रहे थे मार्जी ने सबमिट कर दिया विद अ साई। साई मतलब होता है कि अ डीप एंड स्लो ब्रेथ यूजुअली एक्सप्रेसिंग बोर्डम और डिसअपॉइंटमेंट, मतलब कि होमवर्क मांगे, ये लीजिए, हाँ कि रख लीजिए होमवर्क। उसके बाद फिर यही होता है कि वो बैठी रहती है और वही सब ज़माने को याद कर रही होती है। मैंने बताया नहीं था कि जो वो याद कर रही थी जब उनके ग्रैंडफादर छोटे थे, तो उनके ग्रैंडफादर के ज़माने में बुक्स होती थी, वो लोग स्कूल जाते थे, तो वही सब वो याद करिए कितना अच्छा टाइम होता था कि सब लोग दोस्त लोग एक साथ मोहल्ले से स्कूल जाते थे, वहीं हंसते थे, खेलते थे, पढ़ते थे, एक दूसरे की मदद करते थे होमवर्क में, कितना अच्छा टाइम होता था। और फिर सब लोग साथ में वापस भी आते थे। तो वही वो सब याद करी थी कि वो सब टाइम कितना अच्छा होता था। और इसी बीच मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे होते, वो फ्रैक्शंस पढ़ा रहे होते हैं, बट वही कहते हैं ना कि शी वॉज फिजिकली प्रेजेंट इन द क्लास बट हर माइंड वॉज समवेयर एल्स। तो वही वो सब दिन को याद करती है कि उनके दादाजी के समय कितना अच्छा होता था, सब लोग साथ में जाते थे, सबसे बड़ी बात सब लोग खुश रहते थे। और फिर यही वो सोच रही थी कि एंड शी वॉज एक्चुअली थिंकिंग अबाउट ऑल द फन दे हैड। तो देखिए राइटर ने कितने अच्छे से लास्ट लाइन में इस चैप्टर का नाम ही सम अप कर दिया, अबाउट द फन दे हैड, मतलब कि वो ये सोच रही थी कि उन लोगों को कितना अच्छा लगता था, कितना मज़ा आता था वहाँ पे। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है फिर। Okay, so this was a chapter, The Fun They Had by Isaac Asimov. I hope you all understood the chapter. Please drop down your comments in the comment box and I'll try to answer as many as possible. And we'll meet in the next video. Thank you so much for watching. Till then, keep studying.